ठीक है, चलो लिंकेज हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया मैंने, बस बेसिक समझाया कि लिंकेज कहते हैं हम किसको हैं करके, है ना। तो वो थोड़ा सा मुझे बताओ तो किसको कहते हैं लिंकेज हम? दो एलिल्स का साथ होना। साथ होना मतलब कैसे, हाथ पकड़ के? तो एक जीन में दो एलिल्स का प्रेजेंट होना लिंकेज है। एक जीन में जो दो एलिल प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में लिंकेज होता है। लिंकेज क्या है? जब जो जीन्स हैं या जो एलिल्स हैं, जीन्स ही कहेंगे हम, एलिल्स तो क्या कहेंगे, एलिल्स तो अलग अलग क्रोमोसोम पे होता है। जब जो जीन है वो एक ही साथ इनहेरिट हो जनरेशन टू जनरेशन, उनके बीच में क्या हो, फिजिकल एसोसिएशन हो, यानी कि फिजिकली जुड़े हुए हों, जिसकी वजह से जनरेशन टू जनरेशन जीन एक साथ इनहेरिट होते जा रहे हैं, एक जनरेशन टू जनरेशन, उसको हम क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। ठीक है, अब लिंकेज की डिस्कवरी किसने करी थी? हमारा हेडिंग क्या है? लिंकेज। लिंकेज की डिस्कवरी किसने करी थी? नहीं पढ़ा था? लिंकेज की डिस्कवरी करी थी दो साइंटिस्ट ने, एक तो थे हमारे बेटसन, और बेटसन के साथ दूसरे थे, दूसरे का नाम याद नहीं आ रहा मुझे भी, हैं क्रिक नहीं, बेटसन 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 हाँ, बेटसन और पनेट, पनेट चार्ट वाला पनेट। बी ई है, बी ए है। एक तो ये लोगों के नामों की स्पेलिंग क्यों होती है? BETSON। बेटसन एंड पनेट, PUNNET होता है ना। कौन है साइंटिस्ट? बेटसन और पनेट। हमने आज तक हमेशा लिंकेज में सिर्फ नाम TH मॉर्गन का सुना है, क्योंकि NCERT में नाम दिया सिर्फ TH मॉर्गन का है, ठीक है। मगर पहली बार किसी ने ऑब्जर्व किया था कि जीन्स एक साथ इनहेरिट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, तो पहली बार जिसने ऑब्जर्व किया था वो थे बेटसन एंड पनेट। ऑब्जर्व पहली बार इन्होंने किया था। इन्होंने ना तो कोई लिंकेज के लिए थ्योरी दी, ना ही लिंकेज नाम दिया, वो सब मॉर्गन ने किया है। मगर पहली बार ऑब्जर्व किसने किया था? बेटसन एंड पनेट ने। ये पूछेगा नहीं क्योंकि TH मॉर्गन NCERT में दिया हुआ है, तो TH मॉर्गन ही पूछते हैं हमसे ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन पहली बार ऑब्जर्व किसने किया था? बेटसन ने। तुम्हारी आंसर राइटिंग में इंप्रूव हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक। बेटसन और पनेट ने पहली बार ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व किस में किया था? स्वीट पी प्लांट में। किसमें? स्वीट पी प्लांट में इन्होंने ऑब्जर्व किया था लिंकेज को। मगर इनके ऊपर सारा काम किसने किया है? TH मॉर्गन ने किया है। तो इसलिए हम बोलेंगे लिंकेज की थ्योरी किसने दी? TH मॉर्गन ने दी। लिंकेज वर्ड किसने दिया? TH मॉर्गन ने दिया। लिंकेज के लिए जो प्रिंसिपल्स थे वो किसने दिए? TH मॉर्गन ने दिए। लिंकेज के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिए? TH मॉर्गन ने दिए, ठीक है। तो सारे बाकी जो काम है वो TH मॉर्गन ने कर रखे हैं, इसलिए हमारे लिए मेन साइंटिस्ट कौन है? TH मॉर्गन। और तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन भी आता है लिंकेज टर्म वाज कॉइन्ड बाय, ये नहीं पूछता लिंकेज डिस्कवर्ड बाय, पूछता लिंकेज टर्म वाज कॉइन्ड बाय। तो कॉइन किसने किया था? TH मॉर्गन ने। तो पहले साइंटिस्ट तो बेटसन एंड पनेट है, याद रखना। बेटसन कौन है? कौन है? वेरी गुड। बेटसन कौन है? बहुत बढ़िया। पुराने पन्नों को ना ऐसे ग्लू लगाओ, चिपका दो, पढ़ते नहीं तो क्या फायदा है, खुले रखेंगे। बेटसन है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है? बेटसन है, ठीक है। अब पनेट तो तुम्हें पता, पनेट चार्ट दिया था इन्होंने। TH मॉर्गन कौन है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है। याद रखनी बातें भाई, भूलना नहीं है। अगले हमारे पास कौन है? TH मॉर्गन। TH मॉर्गन है थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने क्या क्या किया था? इन्होंने कॉइन्ड टर्म लिंकेज। लिंकेज टर्म किसने दिया था? TH मॉर्गन ने दिया था। थ्योरी ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज किसने दिया था? TH मॉर्गन ने दिया था। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था? TH मॉर्गन ने दिया था। TH मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट तो किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूफ करने के लिए, वो कर दी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? लिंकेज को ऑब्जर्व किया, ठीक है। जो बेटसन एंड पनेट थे ना,
इन्होंने 1906 के करीब ऑब्जर्व किया था पहली बार लिंकेज को, और टीएच मॉर्गन ने 1910 में आई थिंक लिंकेज के बारे में बताया था। 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थोड़ा पीछे। उसके बाद कौन आया? बेटसन एंड पनेट। बेटसन एंड पनेट के बाद टीएच मॉर्गन का लिंकेज का एक्सपेरिमेंट आया, ठीक है, 1910 में। तो उस समय पर इन्होंने क्या किया था, ये सारा बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ समझा दी है आज से 100 साल पहले। तुम्हें आज समझने में दिक्कत हो रही है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ समझाइए, समझने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजी है, ठीक है। मॉर्गन क्या बोलते थे? सबसे पहले तो इन्होंने लिंकेज की डेफिनेशन दी, और लिंकेज की डेफिनेशन क्या है? एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज। क्या है? फिजिकल एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जुड़ना, या फिजिकल लिंकिंग बिटवीन द जीन्स। खाली बिटवीन द जीन्स नहीं, बिटवीन द जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, क्योंकि अगर क्रोमोसोम बदल गया तो उनके बीच में कोई लिंकेज नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर मैंने एक लंबी रस्सी रखी है तो उस रस्सी का हर एक तागा एक दूसरे से लिंक्ड है, लेकिन एक रस्सी और दूसरी रस्सी का कोई लिंक नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट जितने भी जीन होंगे, क्योंकि सभी क्रोमोसोम में एक से ज्यादा जीन होते हैं, हर एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन है। कोई भी क्रोमोसोम, ना हमारी बॉडी में ना ही प्लांट स्पीसीज में, एक भी क्रोमोसोम ऐसा नहीं जिसमें एक ही जीन हो, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर बनाने हैं बॉडी के, लिमिटेड क्रोमोसोम्स है हमारे पास में। अगर एक क्रोमोसोम में एक ही जीन होगा, तो अगर मान लो हमारी बॉडी में एक क्रोमोसोम में एक ही जीन होता है तो 46 ही जीन होते हैं, 46 का 23 जीन होते हैं। दूसरा तो होमोलोगस है ना, उसमें तो सेम ही होता है, 23 जीन से बन जाती पूरी बॉडी, नाक तक नहीं बनती 23 जीन से। समझ में आ रहा है? तो हमारी पूरी बॉडी के हर एक क्रोमोसोम में मल्टीपल जीन है, बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हैं, और वो बहुत सारे जीन जनरेशन टू जनरेशन एक साथ क्या करते हैं? इनहेरिट करते हैं, और इसी को इन्होंने क्या बोला था? लिंकेज बोला था, ठीक है। जब इन्होंने लिंकेज एक्सप्लेन किया तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि मान लीजिए ये कोई क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम में 2 जीन हैं, जीन ए और जीन बी। ये इसी का होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें भी जीन है, जीन स्मॉल ए और जीन स्मॉल बी। इन्होंने बोला जब भी इसका गैमेट बनेगा, अच्छा अगर मैं इसको जीनोटाइप के फॉर्म पे लिखूं तो क्या मैं लिख सकती हूँ? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, लिख सकते हैं ना, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। जीनोटाइप तो यही हुआ, हम कभी भी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप होता था, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इस जीनोटाइप से हम कितने गैमेट बनवाते थे? 4 गैमेट, क्योंकि पहला वाला हेटेरोजाइगस वी बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर हेटेरोजाइगस वी बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं, वैसे अभी तो तुम्हें समझ में आता ही होगा, बिना इसको बनाए भी बन जाते होंगे गैमेट्स, है ना। क्या क्या गैमेट बने? कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। कितने गैमेट बने? 4 गैमेट बने। कब? नॉर्मल कंडीशन में। कब? नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब ये जो ये जीन्स है, जीन ए और जीन बी, अगर ये एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो फिर ऐसे इनका इनहेरिट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 2 टाइप के गैमेट्स बनते हैं। एक गैमेट में ये पूरा रहेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरे गैमेट में दूसरा पूरा रहेगा स्मॉल ए और स्मॉल बी। इसको हम बोलते हैं लिंकेज। देखो इनहेरिटेंस हुआ, गैमेट बने, और गैमेट में भी एक एक ही जीन आ रहा है, कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ आ रहे हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी एक साथ आ रहे हैं, तो एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं ना। एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट जितने भी जीन हो, मान लो इसके साथ मैंने कैपिटल सी भी लिख दिया, इसके साथ में स्मॉल सी भी लिख दिया, तो यहाँ पर भी कैपिटल सी इसी के साथ रहेगा और स्मॉल सी इसी के साथ रहेगा, एक साथ जाएंगे। कितने गैमेट बनेंगे? 2 हमेशा। कितने गैमेट बनेंगे? 2। लिंकेज के नॉर्मल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है अभी, इनकम्प्लीट कंप्लीट हो फिर आएगा, फिलहाल खाली लिंकेज। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ स्मॉल डी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? स्मॉल डी। यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल डी। समझ में आ रही है बात? चाहे कुछ भी हो जाए, ये जीन एक दूसरे से सेपरेट नहीं होने वाले। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी जिंदगी भर साथ रहेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसी के हिसाब से हमारे पास में टीएच मॉर्गन ने क्या दी थी? एक थ्योरी ऑफ लिंकेज दी थी। थ्योरी ऑफ लिंकेज में फर्स्ट बात तो यही बोली थी कि जितने भी जीन्स एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे लिंक्ड जीन्स। क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन्स। अभी देखो ये सारे जीन, जीन ए, जीन बी, जीन सी और जीन डी, ये सारे जीन एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है ना, इसलिए इन सबको हमने क्या बोल दिया? लिंक्ड जीन्स। क्या बोल दिया हमने इसको? लिंक्ड जीन्स। और इसको हम बोलते हैं लिंक्ड ग्रुप। एक क्रोमोसोम में तो 4 हमने बोला 4 है तो 4 लिंक्ड जीन है।
एक क्रोमोसोम में जितने भी होंगे, मान लो 200 जीन एक ही क्रोमोसोम में, तो 200 को हमको बोलेंगे लिंकेज ग्रुप। क्या बोलेंगे? लिंकेज ग्रुप। एक क्रोमोसोम में जितने भी जीन है सबको कलेक्टिवली कितने हो, 200, 500, 800, 1000, कितने भी, एक क्रोमोसोम में जितने भी जीन होंगे सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? लिंकेज ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, उसमें जो जो एक साथ लिंकेज वाले रहते हैं उनको लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, और पर्टिकुलर जीन्स के हिसाब से हम बोलते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस की बात करते हैं। ह्यूमंस के पास कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। ह्यूमंस के बाद लिंकेज ग्रुप कितने हुए फिर? 26, 23। लिंकेज ग्रुप कितने हुए? ऑब्वियसली 23, क्योंकि ये क्या है, 23 पेयर्स में प्रेजेंट है ना। अब एक क्रोमोसोम में जो भी होगा जीन, वही जीन तो दूसरे उसके होमोलोगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा, तो इसको 2 बार थोड़ी ना गिनेंगे। लिंकेज ग्रुप में एक ही बार गिनते हैं हम, तो एक ही बार गिनेंगे तो कितने बनेंगे? 23 क्रोमोसोम बनेंगे, तो लिंकेज ग्रुप भी कितने बनेंगे? 23 लिंकेज ग्रुप बनेंगे। सेम टू सेम अगर मैं किसका एग्जाम्पल लूँ, पी प्लांट का एग्जाम्पल लूँ, तो पी प्लांट में 7 पेयर होते हैं, यानी कि 1 लिंकेज ग्रुप कितने बनेंगे? 7। अगर हमने कल ड्रोसोफिला ली थी, कितने थे उसमें? 8 थे टोटल, 4 पेयर थे, तो कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? 4 लिंकेज ग्रुप होंगे। ठीक है, तो ये कभी तुम्हें ऐसा पूछ सकता है कि इन अ स्पीसीज, इन अ प्लांट स्पीसीज देयर आर 18 लिंकेज ग्रुप, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन इट, या व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन ऑफ द प्लांट। 2 चैप्टर मिक्स, वैसे भी हो सकता है। पॉलन ग्रेन फर्स्ट चैप्टर, लिंकेज ग्रुप ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो थोड़ा सा घुमा फिरा करके क्वेश्चन आता है, तो शब्द का मतलब समझना जरूरी है। लिंकेज ग्रुप क्या है? एक क्रोमोसोम में जितने भी जीन प्रेजेंट है सबको मिला करके हमने क्या बोल दिया? लिंकेज ग्रुप बोल दिया। ये बात ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसके बाद हम अच्छा, तो पहली बात तो जितने भी जीन एक क्रोमोसोम में उनको होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन्स बोलेंगे, और एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट सारे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला हम थोड़ा बहुत एक नया कॉन्सेप्ट, नया तो क्या पुराना कॉन्सेप्ट है, पढ़ रखा है तुमने 11th में, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है बता सकते हो? ये होमोलोगस वाले के लिए हो रहा है। हाँ, होमोलोगस वाले के लिए, क्योंकि होमोलोगस में दोनों क्रोमोसोम में सेम जीन होंगे ना। यहाँ पर पे जैसे ये वाला, ये क्या है? होमोलोगस ही कह रही हूँ, होमोजाइगस है, यहाँ पर हेट्रोजाइगस है, तो एक लिंकेज ग्रुप है, दूसरा लिंकेज ग्रुप है। हेट्रोजाइगस में बराबर बनेंगे, होमोजाइगस में आधे बनेंगे। ठीक, हाँ, तुमको छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज आते हो ना, फिर मेरे को भी सोचना पड़ता है, तुम कहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। चलो, अब एक शब्द है, क्या है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, किसने सुना है इसका नाम? सुना है? तूने सुना है? सुना है? तूने सुना है? कहाँ होता है क्रॉसिंग ओवर? माइटोसिस में कि मियोसिस में? माइटोसिस में नहीं होता, पता नहीं। माइटोसिस मियोसिस तो सुना होगा। ठीक है, दोनों में होता है। गजब, चमत्कारी लोग हैं। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर कब बनाते हैं? माइटोसिस में कि मियोसिस में? होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ इकट्ठा होते हैं ना सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से, कल भी बात हुई थी हमारी इस बारे में। तो कब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में? माइटोसिस में कि मियोसिस में? मियोसिस में। माइटोसिस में पेयर बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मियोसिस याद है तो मियोसिस के फर्स्ट जितने भी स्टेप्स होते हैं वो भी याद होते होंगे। फिर क्या क्या होता है? चलो, मियोसिस 1 में कौन कौन से स्टेप हैं? वो तो ठीक है, प्रोफेज 1 के स्टेप बता। ये सीक्वेंस उल्टा पुल्टा नहीं करना। सुने हैं कभी? सुने तो हैं, पता नहीं अंदर क्या होता है। ठीक है, मियोसिस नहीं डाला ना मैंने माइटोसिस डाला, मियोसिस नहीं डाला। मियोसिस की 1 दिन की वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी उस दिन, जिसकी जरूरत थी वो फ़ोन ऑफ नहीं हो गया था, उस वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, अभी अब आएंगे, अब वाले बच्चे उनको पढ़ाऊंगी तो तब रिकॉर्ड कर लूँगी, फिर सुन लेना। ठीक है, हाँ, तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है? मियोसिस में होती है। कहाँ होती है?
मियोसिस में होती है। पहली बात तो ये हो गई। मियोसिस के भी कौन से स्टेप में होती है? मियोसिस फर्स्ट में होती है। मियोसिस फर्स्ट के भी कौन से स्टेप में होती है? प्रोफेज 1 में होती है। प्रोफेज 1 के कौन से स्टेप में होती है? उसके बाद वाला जो भी है, कैसे याद करना है? LZPDD, LZP ये याद रखना बस। DD तो पता ही लास्ट में आता है। LZP लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन। तो कौन से स्टेप में होती है? पैकेटीन स्टेप में होती है। PE जो भी है, कौन से स्टेप में होती है? पैकेटीन स्टेप में होती है। होती क्या है इन डिटेल तो जब मियोसिस पढ़ाऊंगी तभी तुम पढ़ोगे। फिलहाल के लिए मैं क्रोमोसोम के हिसाब से समझा देती हूँ, जितना तुम्हें इसमें जरूरत है, 12th में जितनी जरूरत है। बाकी तुम एक बार 11th रिवाइज कर लेना, हो जाएगा तुमसे, ठीक है। हमें पता है जो क्रोमोसोम है वो नॉर्मल कंडीशन में तो किस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं? मोनोक्रोमेटिन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक ही क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, मोनोवैलेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने मियोसिस करनी है वैसे ही इन्हें पता चल जाता है कि मियोसिस करनी है, तो एस फेज में ये क्या कर देते हैं? डीएनए का रेप्लिकेशन कर देते हैं। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? मियोसिस में कि माइटोसिस में? ये बताइए। मियोसिस में तो बता, मियोसिस में कि माइटोसिस में? डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? मियोसिस में या माइटोसिस में? माइटोसिस में। दोनों में होता है गधो। डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा होता है, चाहे कोई भी डिवीजन हो। सेल डिवीजन हो रहा है तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा ही होगा, ठीक है। मगर फर्क इतना है, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होगा और एस फेज में मियोसिस 1 में होगा। मियोसिस 2 में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, फिर वहां पर इंटरफेस बहुत छोटी होती है, ठीक है। एस फेज में क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ये क्रोमोसोम कौन से फॉर्म में आ जाएंगे? बाइवेलेंट फॉर्म में आ जाएंगे। कैसे दिखाऊं इसको? चलो एक्स ही बनाते हैं, एक्स ही बनाते हैं। बाइवेलेंट फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसका होमोलोगस ये है भाई, ये भी किस फॉर्म में आ गया? बाइवेलेंट फॉर्म में आ गया, ठीक हो गया। मुझे तो आगे मिटा देती हूँ, अभी लिखाऊंगी तो फिर लिखा दूंगी मैं तुमको सारा। ऐसा इसमें कुछ है नहीं जो तुम को अलग से मुझे बनाना पड़ेगा दोबारा। चलो, अब ये कौन से स्टेज में आए हैं? बाइवेलेंट स्टेज में आ गए हैं। अब क्या होगा? डीएनए का कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होते समय क्रोमेटिन आपस में उलझेंगे वगैरह वगैरह, पूरी की पूरी स्टोरी। मगर फिलहाल बस स्टोरी में एक बात हमारी काम की है कि ये आपस में किससे जुड़े रहते हैं? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से जुड़े रहते हैं। जब ये आपस में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से जुड़े रहते हैं तो इनके बीच में कुछ क्रॉसिंग्स बन जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्स। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्स। अब क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन नोड पे एक एंजाइम आता है। रिकॉम्बिनेशन नोड क्या है? ये जो आपस में ये वाले दो डंडे हैं ना, इनको ऐसे समझो, ये है हमारा एक डंडा सेंट्रोमेयर, ये हमारा दूसरा डंडा। ये कंडेंस तो बाद में होते हैं, शुरू से थोड़ी ना कंडेंस फॉर्म में रहते हैं। हमारे सेल में डीएनए हमेशा क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है, फैला फैला, ठीक है। लेकिन जब सेल डिवीजन करना होता है तो कंडेंस होकर के क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। हमेशा थोड़ी ना क्रोमोसोम फॉर्म में है। क्रोमोसोम तो क्लियर ही मेटाफेज में दिखाई देता है, उससे पहले तो कंडेंसेशन चल ही रहा है सब जगह, ठीक है। तो ऐसे करके है, लेकिन जब भी ये आपस में कंडेंस हो रहे होते तो ये ऐसे उलझ जाता है आपस में। क्या हो जाता है? उलझ जाता है। तो जहां जहां ये क्रॉस करता है एक दूसरे को, इन जगहों को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्स। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्स। अब यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा एंजाइम है, जिस एंजाइम का नाम बहुत जल्दी याद जाएगा तुमको, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। खाली एज जोड़ देना है बस। क्या है एंजाइम का नाम? रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज क्या करता है? यहां से इसको कट करता है। अच्छा, ये दोनों एक ही कलर के हो गए तो तुम्हें थोड़ा कम समझ में आएगा, ऐसे करके दिखा देती हूँ मैं। ये रेड वाला पूरा एक है, ठीक है। जहां पर भी ये नोड बना होगा वहां पर से रिकॉम्बिनेज क्या करेगा? इसको कट करेगा और कट करके इसको जोड़ देगा इसके साथ और इसको जोड़ देगा इसके साथ। दिख रहा है? इसकी वजह से हुआ क्या देखो, इसकी वजह से क्या हुआ? यहां पर डीएनए के सेगमेंट का क्या हो गया? एक्सचेंज। डीएनए के सेगमेंट का क्या हो गया हमारे पास में? एक्सचेंज। डीएनए का सेगमेंट एक्सचेंज होने की वजह से, इसको मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ। हाँ, ये ग्रीन तुम्हें ब्लैक जैसा नहीं होता हुआ नजर आ रहा? इसका उसके ऊपर से बना दो।
इसका नेचर मुझे लग रहा है बदलता जा रहा है, ये अपने गुणों को छोड़ रहा है। चलो अब यहाँ पर भी देखो, तो ये क्या हुआ, इसने अपने सेगमेंट को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। सेगमेंट एक्सचेंज होने की वजह से क्या होगा, देखो एक तो हमारा ये पहले वाला भाई था, इस भाई के पास में ऐसा रह गया और इसके ऊपर का टुकड़ा इस वाले क्रोमोसोम का आकर के जुड़ गया है। ठीक है, सेम इसको मिटा दूं, बस एंजाइम रहने देती हूँ, बाकी मिटा देती हूँ। ये तो खाली समझाने के लिए था कि कैसे करके कट करता है करके वो। ठीक है, दूसरा जो हमारा इसका दूसरा भाई है, वो बेचारा भी अपनी पूरी बॉडी लेकर के आया है, बस एक उंगली बदल गई इसकी। ठीक, यहाँ पर से थोड़ा सा डीएनए का सेगमेंट क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। उसके बाद सेल डिवीजन होगा और ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इनके बीच का टूटेगा और ये दोनों अलग अलग सेल में सेपरेट हो जाएंगे। एक सेल में चले जाएगा ये और दूसरे सेल में चले जाएगा ये, और बन कैसा जाएगा ये और ये आ गया एक सेल में और ये आ गया दूसरे सेल में। ठीक है, अब हुआ क्या, क्रोमोसोम्स में सेगमेंट का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। क्रोमोसोम के स्पेसिफिक सेगमेंट का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, और इसी एक्सचेंज का नाम है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, इसी एक्सचेंज का नाम क्या है, क्रॉसिंग ओवर। ऐसे करके समझ लो, वैसे ये फनी है। ठीक है, तुम लोगों ने हाथ में 4 मोटे मोटे ब्रेसलेट पहने हुए, चौड़े चौड़े, इस हाथ में सारे के सारे लाल कलर के, इस हाथ में सारे के सारे हरे कलर के। ठीक है, तुमने क्या किया, एक ब्रेसलेट यहाँ से निकाला और एक्सचेंज कर लिया। अब इसमें यहाँ 3 तो लाल है लेकिन नहीं करा है, यानी कि पूरा का पूरा डीएनए तो इसका पुराना ही है, मगर एक स्पेसिफिक सेगमेंट क्या आ गया है, नया आ गया है। और इसका भी पूरा का पूरा डीएनए पुराना है, लेकिन एक स्पेसिफिक सेगमेंट कैसा आ गया है, रेड आ गया है, नया आ गया है। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने क्या, बस एक हिस्से को एक्सचेंज कर दिया है। जैसे मान लो ये हमारे पास में आ गए ना हमारे पास, ये मान लो हमारे पास में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक्स है ना, देखो इसमें भी एक्स है, ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। इन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या हुआ, इसका ये सेगमेंट, बाकी जगह कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, देखो इसका सेगमेंट इसने पकड़ लिया और इसका सेगमेंट इसने पकड़, बाकी पूरा सेम है, सिर्फ ये एक एक टुकड़ा क्या हो गया, आपस में एक्सचेंज हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा इसमें जीन ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, जीन ऐड कर देते हैं। यहां पर देखो, मान लेते हैं हम यहां पर एक जीन है कैपिटल ए और यहां पर दूसरा जीन है कैपिटल बी। इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम समझते हो ना तुम, क्रोमोसोम में जीन तो सारे के सारे सेम है, मगर उसके फॉर्म्स अलग हो भी सकते हैं, नहीं भी। अगर फॉर्म्स अलग हुए तो हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस, और अगर सेम हुए तो क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। ठीक है, इतना समझते होगे। ये हो गया स्मॉल ए और ये हो गया स्मॉल बी। अब क्या हुआ, जैसे ही इनका रेप्लिकेशन हुआ तो रेप्लिकेशन के बाद इस पे भी कैपिटल ए और कैपिटल बी। रेप्लिकेशन करने के बाद तो सेम ही आएगा ना ऑब्वियसली, तो इसके पास भी क्या आ जाएगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी। ठीक हो गया, यहाँ पर क्या था, स्मॉल ए और स्मॉल बी था, रेप्लिकेशन हुआ तो इसमें भी क्या आ गया, स्मॉल ए और स्मॉल बी आ गया। लेकिन जैसे इनकी सेगमेंट की टेढ़ामेढ़ी हुई, मान लो सेगमेंट यहाँ पर से अलग हुआ है, या मैं एक सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हटा दे रही हूँ, हाँ यार, चलो मान लेते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर हुई है, ये क्रोमोसोम के टुकड़े एक्सचेंज हुए हैं, वो यहाँ पर से हुए हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या, जब क्रॉसिंग ओवर हो गई तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद इस वाले में तो कैपिटल ए और कैपिटल भी है ही ऑलरेडी, इस पे तो कोई चेंज हुआ नहीं है ना, ये तो वैसा ही है जैसा पहले था। लेकिन इस वाले में यहाँ क्या आ गया, स्मॉल ए, और यहाँ क्या रह गया, कैपिटल बी ही रह गया। यहाँ पर क्या हुआ है, देखो ये स्मॉल ए ऐसा ही है, ये स्मॉल बी ऐसा ही है, लेकिन इस वाले सेक्शन में क्या हो गया, यहाँ पर स्मॉल ए के बदले क्या आ गया, कैपिटल ए, और नीचे पर अभी भी क्या है, स्मॉल बी। अभी भी नीचे पर क्या है, स्मॉल बी। अब जब ये गए अपने अपने डॉटर सेल्स में, तो यहाँ पर है कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। इस वाले में क्या है, कैपिटल ए स्मॉल बी,
स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है, अब ये मियोसिस 1 कंप्लीट। अब मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 होने के बाद इससे भी 2 सेल्स बनेंगी और इससे भी 2 सेल्स बनेंगी। इससे जब सेल्स बनेंगी तो ये ऐसे अलग हो जाएगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होती है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होती है, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा, ये वाले सेगमेंट से 2 हमारे पास में सेल बनेंगी। 2 सेल्स में से एक सेल में क्या होगा हमारे पास में कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरे सेल में क्या होगा स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक हो गया। यहां पर भी सेम टू सेम कंडीशन होगी और 2 सेल्स बनेंगी। दोनों सेल्स में से एक में क्या होगा कैपिटल ए स्मॉल बी, और दूसरे में क्या होगा स्मॉल ए स्मॉल बी। अब तुम इन दोनों को देखो, ये वाला एक तो आया हमारा ये वाला और दूसरा है हमारा ये वाला। देखो क्या ये पेरेंट में भी अवेलेबल थे, कैपिटल ए कैपिटल बी एक ही क्रोमोसोम में पेरेंट में भी था, तो इसको हम क्या बोल देंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी पेरेंट में भी प्रेजेंट था, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन। मगर क्या स्मॉल ए कैपिटल बी है पेरेंट के पास में? नहीं है, तो ये क्या हो गया रिकॉम्बिनेशन या फिर न्यू कॉम्बिनेशन। न्यू कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन। यहां पर भी क्या है कैपिटल ए स्मॉल बी, क्या पेरेंट के पास कैपिटल ए स्मॉल बी है एक क्रोमोसोम में? नहीं है, तो ये भी कैसा बन गया हमारा रिकॉम्बिनेशन। तो इसके बाद में जब क्रॉसिंग ओवर का हमें पता चल रहा है, अभी तक तो हमें खाली लिंकेज पता था, तो हम कह रहे थे एक जीन के जो भी एक क्रोमोसोम के जीन है वो एक साथ जाएंगे, दूसरे क्रोमोसोम के जीन अपने साथ में जाएंगे। तो हमने क्या बोल दिया था कि भाई वहां पर क्या चलती है लिंकेज चलती है। मगर जैसे ही हमें पता चला किसका क्रॉसिंग ओवर का, तो हमने कहा देखो भैया पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो है, मगर साथ ही साथ क्या भी है न्यू कॉम्बिनेशन भी है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी कितने हैं 50%, और न्यू कॉम्बिनेशन भी कितने बनते हैं 50%। समझ में आया? मगर मजे यहां पर यही हैं। मजे क्या है देखो, यहां से थोड़ा मैं हटा देती हूँ। मजे क्या है, अब मैं वो नहीं बना रही, हाँ अब वो तितली नहीं बना रही, खाली डंडे डंडे बना रही हूँ। ये हमारे पास में पेरेंटल है कैपिटल ए कैपिटल बी, और ये हमारे पास में ई जा लग जा दूसरा पेरेंट है स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है, मान लो नहीं हुई क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हमेशा हो इस जीन के लिए, हाँ इस जीन के लिए कह रही हूं मैं। ऐसा हो सकता है कि कैपिटल ए कैपिटल बी के जस्ट नीचे से कट हुआ हो। कहाँ से कट हुआ हो? इसके नीचे से, यहां पर से कट हुआ हो, तो इसमें तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज नहीं होने वाले हैं ना। या फिर मान लो इसके ऊपर से कट हुआ हो, तभी भी आपस में एक्सचेंज नहीं होंगे। मैं कह रही हूँ ए और बी जीन के लिए क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सेल में क्रॉसिंग ओवर हुई ही नहीं है, हुई होगी, हमें क्या पता, हुई होगी है ना, लेकिन ए और बी के बीच में से नहीं हुई है। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो किसके लिए एब्सेंट, क्या क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट फॉर ए एंड बी जीन, या फॉर को हम विद रिस्पेक्ट टू लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी जीन। ए और बी जीन के लिए क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, बाकी जीन के लिए हो सकती है, बाकी क्रोमोसोम के लिए हो सकती है, इसी क्रोमोसोम में किसी दूसरी जगह पे हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में नहीं हुई है बस। ठीक है, अगर इनके बीच में नहीं हुई होगी तो क्या होगा, एक सेल बनेगी जिसमें होगा कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरी सेल बनेगी जिसमें होगा स्मॉल ए स्मॉल बी। अच्छा, ऐसे करके 4 बनेंगी। ऑब्वियसली गैमेट तो हमेशा कितने बनते हैं 4 बनते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। अब देखते हैं चलो पेरेंटल कॉम्बिनेशन और न्यू कॉम्बिनेशन। ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6 कितने बने 6, कितने में से 8 में से। परसेंटेज निकाल लोगे ना, इसको इंटू 100 करना, परसेंटेज आ जाएगा तो मान ले। ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं चलो। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 इंटू 100 आया, 4 से इसको कैंसिल करा, 4 2 25 आता है, 25 इंटू 3 कितना आया 75%। पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने आए 75%। न्यू कॉम्बिनेशन कितने, यहाँ तो कोई है ही नहीं न्यू कॉम्बिनेशन, ये भी पेरेंटल ये भी पेरेंटल ये भी पेरेंटल और ये भी पेरेंटल। न्यू कॉम्बिनेशन कितने 1 2, कितने में से 8 में से। न्यू कॉम्बिनेशन कितने हैं 2 आउट ऑफ 8, कितने बचे इंटू 100 करेंगे,
इससे ये कैंसिल हुआ 4, इससे ये कैंसिल हुआ 25। आंसर कितना आया 25%। तो न्यू कॉम्बिनेशन कितने बने 25%, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने बने 75%। यानी कि अगर लिंकेज हुआ, अगर क्रॉसिंग ओवर हो तो भी, अगर क्रॉसिंग ओवर हो भी रही है तो भी अगर लिंकेज होता है तो उस कंडीशन में पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा ज्यादा होंगे और न्यू कॉम्बिनेशन हमेशा कम होंगे। अगर तुमको याद है डाइहाइब्रिड क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो वहां पर क्या होता था, तुम लोगों ने देखा था, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो चलो 1/4 ही आता था, न्यू पेरेंटल कॉम्बिनेशन आता था 25%, वहां पर भी सेम ही था। अगर दोनों को मिला दूंगे तो 50% पेरेंटल 50% न्यू आते थे। लेकिन डाइहाइब्रिड का सोचो, डाइहाइब्रिड में कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई सिर्फ एक था आउट ऑफ 16, और स्मॉल आर स्मॉल वाई भी कितना था, सिर्फ एक आउट ऑफ 16। याद है, 1 आउट ऑफ 16 था करके। ठीक है, अगर मैं इसको इंटू 100 कर दूं, कैंसिल करते रहो, 4 4 जा 16, 25, 4 से और कैंसिल करके 6.25% के करीब, और यहां पर भी कितना आएगा 6.25% के करीब। देख रहे हो, यहां पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिला करके भी 12.5% ही है। अगर मैं इन दोनों को ऐड भी कर दूं ना तो भी 12.5% ही है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इधर देखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन 75%, वो भी तब जब यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो। क्रॉसिंग ओवर कभी होगी कभी नहीं होगी। जीन जितने नजदीक होंगे क्रॉसिंग ओवर होना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इनके बीच में लाइन खींचो तो आराम से खींच लोगे। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं एक पॉइंट ये, अब लाइन खींचो, अब लाइन खींचना क्या है, मुश्किल है, और रेयर है कि तुम सही लाइन खींचो बीच में से। सेम टू सेम क्या है, जब क्रोमोसोम में जीन नजदीक होते हैं, जीन नजदीक होते हैं तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेज काम करेगा, ऐसे चांसेस बहुत रेयर है ना। अब मैंने दोनों जीन को इतना नजदीक रख दिया है, रिकॉम्बिनेज को काम करने के लिए खाली इतनी ही जगह मिली है। देखो इतनी सी जगह है रिकॉम्बिनेज को काम करने के लिए। मान लो रिकॉम्बिनेज नहीं अटैक कर पाए, यहाँ पे यहाँ अटैक करा, यहाँ अटैक करा, कहीं भी अटैक करा, इनके बीच में अटैक नहीं करा, तो ऐसे कंडीशन में ऑब्वियसली ये जो रिकॉम्बिनेशन बने 50% ये और भी घट जाएंगे, है ना। कई 100 में से 2 में रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा, सोचो कितना कम आएगा रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज, है ना। तो यहाँ पर जब भी क्रोमोसोम्स में क्या होगा, लिंकेज होगा, तो लिंकेज होते समय हमेशा क्या होगा, अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन वाला जो परसेंटेज होगा वो हमेशा कम होगा, और पेरेंटल परसेंटेज हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज और पेरेंटल परसेंटेज बहुत काम की चीज है। काम की चीज क्यों है, क्योंकि इसी का यूज करके हमने अपना पूरा जीनोम पता कर लिया है, कौन सा जीन कहाँ है, किस जगह पर है, सारी लोकेशन पता है हमें अपने जीनोम की, अपने जीन की। अगर आज मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर से मुझे इंसुलिन जीन चाहिए, लैब में जाओ अपनी सेल दो, वो एग्जैक्ट इंसुलिन जीन काट के दे देगा तुमको, क्योंकि उसे पता है उसकी लोकेशन कहाँ पर है। कैसे पता चली, पता चली इसी की मदद से, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज की मदद से। किसकी मदद से, रिकॉम्बिनेशन परसेंट की मदद से। और इसकी मदद से जब हम क्रोमोसोम में जीन को अरेंज करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक मैपिंग या जीन मैप। क्या बोलते हैं, जेनेटिक मैपिंग या फिर जीन मैप। उसके लिए थोड़ा और समझना पड़ेगा तुम्हें। फिलहाल के लिए आई थिंक इतना समझ में आ गया तुमको, क्या क्या बातें समझ में आ गई हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है समझ में आ गया है, रिकॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं समझ में आ गया है, और लिंकेज क्या होता है, इतनी बात समझ में आ गई, इतना चल जाएगा। अब तुमको थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर जब समझ में आ गई है तो मैं तुमको कुछ रिलेशंस बताती हूँ, उस रिलेशन के हिसाब से हम आगे की स्टडी कर पाएंगे। जैसे क्रॉसिंग ओवर कब ज़्यादा होगी कब कम होगी वो मैं समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, कहाँ पर से मिटाऊँ, चलो मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, मान लेते हैं कि दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। मुझे बताओ अगर जीन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा होंगे कि कम होंगे, जीन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा। मैंने 2 पॉइंट इतनी दूर रखे तो इनके बीच में से काट सकते हो, ज्यादा चांसेस हैं कि कम चांसेस हैं, ज्यादा चांसेस। अगर नजदीक करूंगी तो कम चांसेस ऑब्वियसली। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस भी क्या है,
ज़्यादा हैं, ठीक है, और न्यू कॉम्बिनेशन यानी कि रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस भी क्या हैं, ज़्यादा हैं। और ऐसी केस में लिंकेज अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लिंकेज मतलब पता है जुड़ना, और जुड़ेगा जितना टाइट अलग होना उतना मुश्किल। यहाँ पर अलग होना आसान है ना, तो यानी कि इतने अच्छे से नहीं जुड़े थे, दूर दूर थे, तभी तो अच्छे से नहीं जुड़े, तभी तो लिंकेज स्ट्रांग नहीं है। समझ में आ रही बात? यानी कि यहाँ से मैं एक फॉर्मूला निकाल सकती हूँ। मैं फॉर्मूला क्या निकाल सकती हूँ कि क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, ठीक है। यहीं से हम निकाल सकते हैं लिंकेज। देखो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी तो लिंकेज ऑब्वियसली कम होगा, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा होगी तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा। यानी कि लिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस बिटवीन जीन। डिस्टेंस जितनी ज्यादा लिंकेज उतना कम, डिस्टेंस जितनी ज्यादा लिंकेज उतना कम। समझ में आई इतनी बात? एक तो क्या किसकी बात हो गई, डिस्टेंस की बात हो गई, ठीक है। दूसरा हमारी बात आती है एज की। अब एज की बात क्या आती है, देखो मैंने क्या बताया, रिकॉम्बिनेशन होना किसकी बदौलत है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की बदौलत है। रिकॉम्बिनेशन मेहरबानी किसकी है, रिकॉम्बिनेज की मेहरबानी है, ठीक है। अगर रिकॉम्बिनेज नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होगा, यानी कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, सिंपली, ठीक है। अब हमारी एज जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है ना, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर के जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है घटती जाती है। यानी कि जितनी उम्र मेरी बढ़ती जाएगी, मेरी बॉडी के अंदर रिकॉम्बिनेज के काम करने की ताकत उतनी घटती जाएगी। यानी कि अगर कोई लेट इन द लाइफ गैमेट बनेंगे तो उनमें रिकॉम्बिनेशन ऑब्वियसली कम होगा, लिंकेज ज़्यादा होगा, क्योंकि काम नहीं करा ना, इसने काम नहीं करा अपना, रिकॉम्बिनेज काम ही नहीं कर रहा अपना, तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। यानी कि एज जितनी बढ़ती है क्रॉसिंग ओवर उतना ही घट जाता है। यानी कि अगर एज बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, एज बढ़ेगी, तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर क्रॉसिंग ओवर घट गया तो ऑब्वियसली क्या भी घट गया, रिकॉम्बिनेशन भी घट गया। रिकॉम्बिनेशन घट गया इसका मतलब क्या है, लिंकेज बढ़ गया, ठीक है। तीसरी बात, पिछले साल हमने क्रोमोसोम्स पढ़े हैं, ठीक है। क्रोमोसोम में हमने क्रोमेटिन भी थोड़ा बहुत आई थिंक पढ़ा था। क्रोमेटिन के बारे में अगर 2 शब्द सुने हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने हैं तो अगले चैप्टर में सुनने वाले हो, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा समझा देती हूँ। 1-2 शब्द हैं जिनका नाम है यूक्रोमेटिन और दूसरे का नाम है हेटेरोक्रोमेटिन। सुने हैं वर्ड, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा तुम्हें बताती हूँ कि जो क्रोमेटिन है ना, ये डीएनए और कुछ प्रोटीन के मिलने से बने हुए हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में आने वाला है तुम्हारा डीएनए की पैकेजिंग, ठीक है, वहां ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो, जो डीएनए है ना वो ऐसे करके प्रोटीन के चारों तरफ ऐसे लपेटा रहता है। खाली ऐसे नहीं लपेटा रहता, फिर ये जो धागा बना, मोतियों वाला धागा, ये आपस में भी ऐसे कॉइल्ड होता है, बहुत कॉइल्ड होता है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है, ठीक है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अदरवाइज डीएनए बहुत बड़ा है, छोटे इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतनी छोटी जगह में कैसे फिट आ सकता है, क्योंकि कॉइल्ड बहुत ज्यादा होता है। जहां पर ये डीएनए की कॉइलिंग बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ पर ऐसा ऐसा होगा, डीएनए एकदम नजदीक नजदीक। अब बताओ ऐसे में रिकॉम्बिनेज आकर के कैसे काटेगा, काट पाएगा क्या, नहीं काट पाएगा। रिकॉम्बिनेज की एक्टिविटी के लिए थोड़ा फैला फैला होना चाहिए ना डीएनए। अगर जहां पर डीएनए फैला फैला होगा तो वहां पर ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पर आकर के रिकॉम्बिनेज का काम करना क्या है, ऑब्वियसली आसान है, और जहाँ नजदीक नजदीक है वहां आकर के रिकॉम्बिनेज का काम करना ऑब्वियसली क्या है, मुश्किल है। जहाँ नजदीक नजदीक है इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन, और जहाँ दूर दूर है उसको हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिन। यानी कि हेटेरोक्रोमेटिन में रिकॉम्बिनेज काम नहीं कर सकता या कम करेगा, कम करेगा तो क्रॉसिंग ओवर अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्रॉसिंग ओवर कम होगी तो रिकॉम्बिनेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन कम है इसका मतलब लिंकेज क्या है, ज्यादा है, ठीक है। दूसरा हमारा यूक्रोमेटिन। अब देखो यूक्रोमेटिन में तो आराम से एंजाइम एक्ट कर सकता है। अगर एंजाइम एक्ट कर सकता है तो यानी कि यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी मतलब रिकॉम्बिनेशन भी होगा, यानी कि लिंकेज अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। एक लास्ट हमारा डिपेंड करता है हमारे जेंडर पे, जेंडर पे या सेक्स पे कैसे डिपेंड करता है, देखो सेक्स या जेंडर। एक आती है हमारे पास में फीमेल, दूसरा हमारे पास में होता है मेल। देखो फीमेल के पास में कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है। अब मुझे बताओ क्रॉसिंग ओवर किस में हो सकता है, होमोलोगस क्रोमोसोम में ना,
क्या एक्स एक्स होमोलोगस क्रोमोसोम है? एक्स एक्स तो सेम ही है ना, तो ये दोनों तो होमोलोगस क्रोमोसोम है। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है यानी कि यहाँ क्रॉसिंग ओवर भी हो सकती है, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है यानी कि रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है और लिंकेज कम होगा, है ना। लेकिन मेल में देखो क्या होता है, एक्स और वाई। मुझे बताओ क्या एक्स और वाई होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं? नहीं है। मैक्सिमम जो जीन है एक्स और वाई में वो नॉन होमोलोगस होते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। अगर ये होमोलोगस है ही नहीं एक्स और वाई, तो क्या यहाँ कभी क्रॉसिंग ओवर होगा? नहीं होगा। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो क्या कभी रिकॉम्बिनेशन होगा? नहीं होगा। रिकॉम्बिनेशन नहीं है इसका मतलब लिंकेज क्या है? वेरी हाई। यानी कि मेल्स में सेक्स लिंकेज बहुत ज़्यादा होता है, फीमेल्स में तो फिर भी क्रॉसिंग ओवर है। मेल्स में सेक्स लिंक जो जीन्स होते हैं वो बहुत ही हाई रहते हैं, उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, लेकिन फीमेल्स में क्रॉसिंग ओवर होती है सेक्स लिंक जीन्स में। मेल्स में सेक्स लिंक जीन्स में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, फीमेल में सेक्स लिंक जीन्स में क्रॉसिंग ओवर होती है। समझ में आया? तो ये कुछ चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 चीज़ें तो यहाँ पर हमने बताई दी हैं। क्या क्या है 5 चीज़ें? सबसे पहली बात है डिस्टेंस, मेन डिस्टेंस। दूसरा क्या है हमारा एज। तीसरा क्या है यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। और चौथा क्या है सेक्स। सेक्स में एक में मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। ये क्या है हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रॉसिंग ओवर को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्रॉसिंग ओवर घटेगा, इस टाइप की चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद हमने जीन का अरेंजमेंट करना है, पहले ही सब कुछ लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया ये समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है। 5 मिनट तो है, थोड़ा तो लिखोगे? अरे थोड़ा वो डिस्कवरी तो लिख लो, साइंटिस्टों का नाम लिखो, लिंकेज डालिए ना, एडिंग डैश करके लिखो। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जल्दी लिखो क्यों बैठी है पालती मार के? दिमाग वाली पालती, पालती मार के मतलब रिलैक्स हो गए। बाप रे, आज सच में इसको थोड़ा डब्बे डब्बे में बांट देना चाहिए था मिटाओ भरो मिटाओ भरो। चलो सबसे पहला लिखो, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय बेटसन एंड पनेट। बेटसन एंड पनेट। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय बेटसन एंड पनेट इन स्वीट पी। इन स्वीट पी, वो बता सकते हो ये स्वीट पी का साइंटिफिक नेम क्या है? ये मैंने पिछली बार पढ़ा था। है कुछ याद? कुछ तो बोला तूने, बोल फिर। पाइसम सटाइवन गार्डन पी का है। गार्डन पी अलग है, स्वीट पी अलग है, एम से नहीं है, एल से है। लॉस एंजलस मजाक कर रही, बताओ एल से है। लेथाइरस ओडोरेटस। तो मैंने किसका पढ़ा था? मैंने कुछ और पढ़ा था और वो एमसी था। मिराबिलस तो नहीं पढ़ा था? नहीं। पता नहीं फिर बताओ। लिखो बेटसन एंड पनेट्स, ब्रैकेट में लिख दिया इन स्वीट पी, ब्रैकेट में मिराबिलस जलापा तो मुझे रूट की मैक्सिमम वो याद आ गई मॉडिफिकेशन, तो मैं उसको बोल रही थी। कौन सी? एग्जांपल में नहीं था स्वीट पी, रूट अच्छा। का मॉडिफिकेशन। लिखो स्वीट पी, ब्रैकेट में लिख लो लेथाइरस ओडोरेटस, LATHYRUS ODORATUS। लेथाइरस ओडोरेटस में और भी कुछ होता है। हाँ, लेथाइरस ओडोरेटस में क्या होता है? क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। मैंने उसमें एग्जांपल नहीं लिखा है, लेकिन मैंने बताया था ना लेथाइरस ओडोरेटस में। और क्वेश्चन भी करी थी तू परसों, उसमें भी आया था लेथाइरस, ये क्या है करी थी तू। ठीक है चलो अगले लाइन में लिखो, क्या लिखेंगे? क्या? नहीं, linkage term was coined by T.H. मॉर्गन। अच्छा, मॉर्गन ने उसकी डिस्कवरी तो नहीं करी लिंकेज की, लेकिन किसी चीज की तो करी थी। हाँ, इसी से रिलेटेड है लिंकेज से। मॉर्गन ने किसकी डिस्कवरी करी थी? सेक्स लिंकेज की। सेक्स लिंकेज की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हमने सेक्स लिंकेज लिखा, हमें लगता है कि लिंकेज की डिस्कवरी मॉर्गन ने करी है, लिंकेज की नहीं करी, सेक्स लिंकेज की करी है, ठीक है।
लिंकेज टर्म कॉइंड बाय टी एच मॉर्गन। अगला पॉइंट लिखो, सेक्स लिंकेज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन। मॉर्गन भैया पता नहीं क्या क्या कर दिए। डिस्कवर्ड बाय टी एच मॉर्गन। अगला पॉइंट लिखो, थ्योरी ऑफ लिंकेज वाज गिवन बाय टी एच मॉर्गन। अच्छा थ्योरी ऑफ लिंकेज, हाँ ठीक है लिख लो। वैसे टी एच मॉर्गन करके सारे एग्जाम भी चल रहा था, तो लिख लिया। ऐसे ही लिख दोगे? हाँ अगले में आप डेफिनेशन लिख लो लिंकेज की। डेफिनेशन लिख लो डैश करके। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन, फिजिकल एसोसिएशन of genes on a chromosome, of genes on a chromosome is called linkage, is called linkage। चलो बाकी थ्योरी कल करेंगे, इसके आगे का भी कल ही करेंगे। कितनी खुश जाती है, वाह वाह।